हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीए का आप सभी का एक और नए सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि एसएससी एमटीएस का 9 अक्टूबर का तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। अभी तक साथियों एसएससी ने तो हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से खेल रही थी। जैसा कि 30 सितंबर, उसके बाद 1 अक्टूबर, फिर उसके बाद 7 अक्टूबर, उसके बाद 8 अक्टूबर को आज जैसा कि एसएससी एमटीएस का 9 अक्टूबर का पेपर था, तो जितने भी भाइयों का एग्जाम आज पहले शिफ्ट में रहा होगा उनको तो पहला सेशन में यानी मैथ रीजनिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। जैसा कि पहला सवाल आ रहा था बिल्कुल वैसा ही सवाल आज भी आया था। लेकिन साथियों आज जैसा कि जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, मेरे भाई जितने भाइयों का एग्जाम रहा होगा आज पहला शिफ्ट में उनका तो दिल गार्डन हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफ़ी हार्ड लेवल का और कुछ डीपली सवाल, कुछ पुराने सवाल मिला था। लेकिन और जो आपका 17 से 18 क्वेश्चन थे ना, बिल्कुल साथियों सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर के सवाल बना रहे हैं। याद रखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो कि प्रीवियस ईयर में न आए हो या पूछा न गया हो। पूरा साथियों सवाल आपका जीके जीएस का प्रीवियस ईयर के सवाल आ रहे हैं। तो आने वाले शिफ्टों में अब किस तरह का सवाल आएगा साथियों, आज की सेशन में हम लोग संभावित प्रश्न पेपर आज फिर से एक बार स्टार्ट करें उनके लिए जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में यानी 10 और आपका 14, 11 और 17, 20, 21 ऐसे आपका अक्टूबर में पेपर, उसके बाद नवंबर में। तो साथ ही आज की सेशन में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, वो भी टोटल नंबर आप क्वेश्चन 60 प्रश्नों के साथ करेंगे। जीके जीएस की संभावित प्रश्न पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न याद रखिएगा। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में वो रट्टा लगा के जाना पेपर में, याद रखिए। तो पूरा आकलन करने के साथ बिल्कुल सिलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चन आज की सेशन में हम आपके लिए लाए हैं साथियों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से देखेंगे ध्यान से। तो आप सभी को पता होगा क्लास की टाइमिंग हमारी डेली रहती है, सुबह 8 बजे, दोपहर में 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे रहती है। लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि क्लास हम आपको प्रोवाइड ना करें। ओके दोस्त, टेलीग्राम हमारा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हमारी ग्रुप भी है, आप वहाँ जाके चैट भी कर सकते हैं। देखिए साथियों पहला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज से संचालन से संबंधित है? अनुच्छेद आपका 166 है। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो आपका अनुच्छेद 166 साथियों ये राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो देश के लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। और बात एक आपसे कहनी थी कि यदि आपने आज दोपहर की जो 12:30 बजे वाली क्लास नहीं अटेंड किया वो साथ जरूर अटेंड करें, जितने भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होने वाले जिनका भी एग्जाम भाई, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत रामबाण साबित हो सकता है पेपर के लिए। आप सवाल का लेवल देखिए और एग्जाम में आपका जिस तरह का सवाल आएगा बिल्कुल साथ वैसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने दोपहर के जो 12:30 बजे वाली आज क्लास लाइव हुई थी वो नहीं देखा तो जरूर अटेंड कीजिए। देखिए चकरी एक सामूहिक गीत है, यह किस राज्य के लोक संगीत का एक लोकप्रिय रूप है? याद रखिए तो ये कश्मीर का है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से सी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की थी? तो डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के किस नीति को पेश की थी? तो साथ ही याद रखिए व्यवगत का सिद्धांत, किसका व्यवगत का सिद्धांत किया था? तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन ये कहाँ पर किया गया था? याद रखिए नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण में जो राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक था वो सतु दंतिदुर्ग था। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन, दक्षिण में, याद रखेंगे सभी साथी दक्षिण में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7, भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? बताइए साथी, भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? चलिए राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देंगे। तो याद रखिए साथी अभी तक तो एक बार भी नहीं, ये डेटा आपका साथियों बता रहा है कि अभी एक बार भी नहीं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8, उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है?
तो उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो साथ ही याद रखेंगे सारंगी के हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप लोग हर एक क्वेश्चन के याद करेंगे। याद रखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? याद रखेंगे लोकसभा की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जावा सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो जावा सांस्कृतिक उत्सव है ये आपका मनाया जाता है झारखंड राज्य में। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ से बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष के अधिवेशन में सूरत अधिवेशन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के याद रखेंगे सभी साथी, ये किस अधिवेशन में जो सूरत अधिवेशन हुआ था? तो साथी ये 1907 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? तो किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? तो याद रखेंगे सदी अलीवाल का युद्ध में। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कल के शिफ्ट में बांध से एक सवाल पूछा गया था। तो तवा बांध याद रखेंगे सभी साथी, ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि बांध आया साथियों तो इस तरह का सवाल या तो आपका मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं या तो आपका महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संगीतकार जो सत्यदेव पवार है ये साथियों वायलिन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15। मौलिक कर्तव्यों का सामाजिक और आर्थिक महत्व है। तो बताइए जो मौलिक कर्तव्यों का साथियों क्या सामाजिक और आर्थिक महत्व है? तो नैतिक है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? तो किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त बेकिंग सोडा का है। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं साथी कि बेकिंग सोडा का केमिकल यानी रासायनिक सूत्र क्या है? कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका 17। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? बताइए साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? तो साथ ही याद रखेंगे 16 आपका 68% यानी 16.68% है। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 18। अकबर के प्रशासन के तहत दहशाला प्रणाली ये किससे संबंधित है? तो मेरे भाई याद रखिए भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है। जो आपका दहशाला प्रणाली है ना ये भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 19। थाई पूसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। थाई पूसम त्यौहार ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई मीटर में लगभग कितनी है? तो दिल्ली में जो स्थित कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई लगभग मीटर में यदि हम बात करें तो 73 मीटर है। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता इनमें से एकल नागरिकता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 22। महावीर जयंती किसका एक प्रमुख त्यौहार है? तो महावीर जयंती ये सभी को पता होगा जैनों का है एक प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से ऐसी कौन सी जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथ ही वेन्ना है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 24।
आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सर जी सिकंदर लोदी ने किया था। डी ऑप्शन क्या कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि जो आप चैनल पर डेली आप लोग क्लास अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, तो आप सभी को यदि नोटिफिकेशन नहीं मिला तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। आपका एक नोटिफिकेशन आते हो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जब भी हम एग्जाम के लिए प्रोवाइड करेंगे आपके लिए क्लास, तो आप काफ़ी अच्छे से देखेंगे। और चैनल पर तो लाइक जरूर कर दीजिए, तो एक ही लाइक आपको हमें बहुत मोटिवेट करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ये तो सभी को मालूम होगा, केरल है सर जी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत ने ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अभी तक भारत ने जो ओलंपिक खेल हुआ है उसमें पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो टोटल साथियों 8 जीते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक अधिकार देश के किसके द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है? तो मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा क्या एक तो संरक्षित और गारंटीकृत है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से T20 विश्व कप क्रिकेट 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? बताइए। जो आपका 2021 में साथ T20 पुरुष वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट मैच, उसमें सबसे अधिक रन कौन खिलाड़ी बनाए थे? क्या आप सोच सकते हैं? तो भाई बाबर आजम ने बनाया था। बाबर आजम कहाँ के प्लेयर हैं? तो पाकिस्तान के प्लेयर हैं। याद रखेंगे तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से क्या पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है? तो इनमें से ऐसा क्या है कि जो साथियों पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है? तो वो है साथियों उच्च जनसंख्या वृद्धि नहीं है। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 30, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक या नहीं सर्वाधिक है? तो सर जी केरल का हो सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो बताइए जो प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी थे वो किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़े थे? तो वो साथ याद रखिए शाहजहां के खिलाफ लड़े थे। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट किसने 1528 में राजपूत को हराया था? तो ये हराया था साथियों बाबर को। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से भूदान यज्ञ यानी भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भूदान यज्ञ यानी आपका भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक की बात करें तो विनोबा भावे थी। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला 34 नंबर देखते हैं आपका 34, गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर बहती है? ये सातवें प्रतिशत का सवाल तो आप लोग याद करेंगे भाई, क्योंकि सवाल पूछ रहा है गोदावरी नदी भारत के क्षेत्र में लगभग, याद रखेंगे सभी साथी, लगभग आपका 10% हिस्से में बहती है। तो 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35, भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? तो भाई बताइए भारत में जून से लेकर सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? तो मानसून बरसात का मौसम रहता है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ ने लिखा है? तो कौन सा उपन्यास इनमें से विक्रम सेठ ने लिखा है भाई? याद रखेंगे अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय किसने लिखा है? तो विक्रम सेठ ने लिखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 37, गणगौर मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर मुख्य रूप से भारत के राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। तो 37 का साथी डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 38। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन याद हो रहे होंगे भाई। याद रखना है साथियों आने वाले शिफ्टों के लिए ये सभी प्रश्न रामबाण हो सकते हैं,
देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास है। ये साथियों एक लिया गया है, ये किस इसका एक कौन सा अंश है, ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिए आनंद मठ से लिया गया है, जो आपका वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 39। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो याद रखेंगे सभी उत्तरी मैदान नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। कूलाम सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो कूलाम प्रति सेकेंड किसकी इकाई होती है? तो याद रखिए विद्युत धारा की होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश से संविधान से ली है? बताइए, जो भारतीय संविधान के ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता, ये दोनों साथियों किस देश के संविधान से ली गई है? तो भाई याद रखिए यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। तो 41 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 42। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय जी थे, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। साइकस निम्नलिखित में से किस जंतु संघ का उदाहरण है? तो साइकस याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म जंतु संघ का एक उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म का साइकस। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 44। मौलिक अम्ल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मैलिक अम्ल है जैसे, तो किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये सेब में सबसे अधिक पाया जाता है। मैलिक अम्ल है, मौलिक नहीं से तो मैलिक अम्ल है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सबका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 45। एमाइलेज एंजाइम में पाया जा सकता है। तो एमाइलेज एंजाइम याद रखेंगे साथियों ये लार में पाया जा सकता है, पाया भी जाता है वैसे। तो 45 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 1986 में पंडित बिरजू महाराज को याद रखेंगे तो पद्म विभूषण से उन्हें क्या किया गया था? प्राप्त हुआ था, उन्हें नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ये आप अभी तुरंत मनोमस्तिष्क में बैठा लेंगे सवाल। तो साथ ही 1966 से लेकर 68 के बीच में। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित थी? तो लक्ष्मी महापात्रा भारत के याद रखेंगे ओडिसी शास्त्रीय नृत्यों में से संबंधित थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 49। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? बताइए, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि संसद के सत्रों से संबंधित है? वो अनुच्छेद 85 है। ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? बताइए साथी, मोरक्को यात्री ऐसा कौन था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत में प्रवेश किया था? तो इब्न बतूता था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 51। भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भगोरिया सांस्कृतिक पर्व है जो कि एक साथियों ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया? तो जम्मू और कश्मीर जो विधान परिषद है साथियों इसको समाप्त कर दिया गया 2019 में ही। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष में किया गया था? कल आपके पेपर में यही सवाल पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो साथियों 1875 में की थी। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था?
तो 25.7% था। याद रखेंगे तो जो 2011 भारत में ग्रामीण के क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत 25.7%, 25.7% था। क्वेश्चन नंबर देखिए 55। तुजुग ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुजुग ए जहांगीरी साथियों ये लिखी गई थी आपकी फारसी भाषा में। तो यहाँ से 55 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? बताइए, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान की यदि बात करेंगे तो सकते इब्राहिम लोधी था। याद रखेंगे लोधी वंश का अंतिम सुल्तान पूछ रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगर यदि आपको सवाल नहीं मालूम होगा तो आप लोग खिज़र खान पे भी लॉक कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? तो साथी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन से क्षेत्र पर सबसे अधिक फोकस था? तो वो तो साथियों कृषि क्षेत्र पे, आप सभी को पता होगा। पहला पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1951 से लेकर 56 के बीच में। दूसरा आपका 56 से 61 के बीच में IPR ने स्टार्ट किया था, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से अंतिम पल्लव राजा कौन थे? तो अंतिम पल्लव राजा की बात करें तो अपराजित वर्मन थे साथी, याद रखेंगे अपराजित वर्मन थे जो कि अंतिम पल्लव राजा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। आ रहे हैं सवाल इस तरह के साथियों अपने पेपर में। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 60। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो भाई भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि वो कितना प्रतिशत है? 17.7% है। तो यहाँ से डी ऑप्शन मेरे भाई आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपका टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन आप अच्छे से ज़रूर याद किए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो गई और आने वाले एग्ज़ाम है, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में वो तो साथ ही बहुत ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। क्योंकि देखिए अब एग्ज़ाम जो जैसा जैसा दिन बढ़ रहा है और एग्ज़ाम में जो सवाल का लेवल वैसे वैसे बढ़ रहा है, तो आप सभी से है कि आप बिल्कुल पढ़ाई, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में 2 से 3 दिन बाद एग्जाम वो तो तैयारी कर ले सकते हो, क्योंकि पूरा सवाल आपका प्रीवियस ईयर के सवाल बन रहे हैं। 2 4 5 क्वेश्चन ऐसा है कि जो शायद थोड़ा सा कठिन पूछ रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों इस सेशन को समाप्त करते हैं। और आपने अभी तक दोपहर की जो सुबह वाली क्लास 8 बजे वाली और दोपहर की 12:30 बजे वाली क्लास नहीं दिखा, तो साथियों हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया, उसको जाकर चेक करके देखिए। SSC MTS 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, पूरा आपको क्लास वहाँ पे A to Z क्लास मिलेगा। उसी में सारा क्लास डेली का डेली आपको उसमें हम प्लेलिस्ट में अपडेट करते रहते हैं। ओके दोस्त, तो आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक और नए मॉडल पेपर के साथ। तो जिनका भी एग्जाम कल सेकंड शिफ्ट में रहता है उनको पेपर हल करना जरूरी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद और शुभ रात्रि।